बच्चों लास्ट के वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हमने सीखा था कि एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे लिखी जाती है एंड हमने फर्स्ट जो 30 एलिमेंट्स थे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख ली थी। नाउ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इन द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको छोटा कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेस। देखो कैसे यूज़ करोगे। आप सभी को नोबल गैसेस के बारे में पता ही है कि नोबल गैसेस हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और ये फाइनली हमारा रेडॉन। ठीक है। एटॉमिक नंबर्स, हीलियम का होता है 2, नियोन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन के लिए होता है 36, जिनॉन के लिए 54 एंड जो रेडॉन होता है इसके लिए कितना होता है 86 एटॉमिक नंबर। अब हम लिखते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है, ओनली 1s2। नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो तो आपके पास 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या बनेगा आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है। यहाँ क्या बना लास्ट में 2s2, 2p6, यहाँ लास्ट में क्या बना 3s2, 3p6। इसका मतलब इन द क्रिप्टॉन लास्ट में क्या बनेगा 4s2, 4p6। सेम 1s2 से हमारे पास शुरू होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और लास्ट में क्या बनेगा आपके पास 4s2, 4p6। सेम 1s2 से शुरू होएगी, लास्ट में क्या बनेगा आपके पास 5s2, 5p6। अगेन यहाँ भी सेम 1s2 से हमारे पास शुरू होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और लास्ट में क्या बनेगा 6s2, 6p6। ये होगी हमारे पास नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम इनका यूज़ कैसे करेंगे एंड जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंडेंस्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, देखते हैं। इनिशियली मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। मैंने लिखा सोडियम। सोडियम क्या होता है आपके पास 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये बन जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है 20 एटॉमिक नंबर। ये बन गया आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है। और लिखें, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया Fe। Fe आयरन होता है 26 एटॉमिक नंबर होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा वो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ठीक है। और लिखें तो मैंने यहाँ लिख दिया बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है आपके पास 4 एटॉमिक नंबर। ये क्या बन जाएगा 1s2, 2s2। ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैंने वो भी लिख दी। ठीक है। अभी हम बनाएंगे इन सभी के लिए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो अगेन जैसा कि बच्चों मैंने बोला कि कंडेंस फॉर्म में आप क्या करते हो, एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको छोटा कर देते हो, कंडेंस कर देते हो। कैसे? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेस। हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स के लिए बनाएंगे कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, हम क्या करेंगे उस नोबल गैस की कन्फिग्रेशन का यूज़ करेंगे, उस नोबल गैस की कन्फिग्रेशन का यूज़ करेंगे जिनके नियरेस्ट होएगी, जिनके नियरेस्ट होएगी। समझते हैं कैसे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। बताओ सोडियम के नियरेस्ट कौन सी नोबल गैस बन सकती है जिसका एटॉमिक नंबर 11 के नियर हो। बताओ किसका आएगा, नियोन का। ठीक है। तो आप यूज़ करोगे यहाँ पे नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2, 2s2, 2p6 इतना जो आपके पास कन्फिग्रेशन है किसका है, नियोन का। तो आप यहाँ लिख दो नियोन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। आगे क्या आ जाएगा 3s1। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम का कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है, आप उसी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन का यूज़ करोगे जो कि कैसी होगी, नियरेस्ट। कैसी होगी, नियरेस्ट। चेक करते हैं कैल्शियम में। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20। ठीक है। मतलब 20 के नियर हमें चेक करनी पड़ेगी नोबल गैस कौन सी बनती है। तो 18 आर्गन। यहाँ तक देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 इतना जो कन्फिग्रेशन है किसका बन जाएगा, आर्गन का। आगे आपके पास क्या आ रहा है 4s2। तो ये हमारे पास क्या बन गया कैल्शियम के लिए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेम आप यहाँ कर सकते हो। बेरिलियम क्या होता है 4। इसके नियर जो हमारे पास नोबल गैस बनेगी वो कौन सी बनेगी, हीलियम। 1s2 किसका होता है, हीलियम का। हीलियम 2s2। अगेन ये भी क्या बन गया इसकी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Fe क्या होता है 26।
अगेन जो 26 है इसके नियर जो हमारे पास नोबल गैस बनेगी वो कौन सी बनेगी, आर्गन ही बनेगी। लिखो यहाँ तक आपका क्या हो गया, Ar आर्गन, आगे क्या आ जाएगा आपके पास 4s2 3d6। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी बना सकते हो। बुक में या क्वेश्चंस के अंदर आपको कई बार क्या कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन होती है, तो आपको देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो कंडेंस्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास एक्चुअल में नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है, बस वहाँ पे क्या होता है नोबल गैस का हम यूज़ कर लेते हैं, वो थोड़ी शॉर्टकट में बन जाती है। तो ये था कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। इनिशियली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस? हम क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जो कि रूल्स के अगेंस्ट होती है उन्हीं को बोला जाता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉपर है, क्रोमियम है, दोनों में क्या बनता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है। इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें और भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कन्फिग्रेशन कैसा बनता है, एक्सेप्शनल बनता है। बट आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ओनली अबाउट कॉपर एंड क्रोमियम। ठीक है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कशन क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉपर है, क्रोमियम है, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल क्यों बनता है, कैसे बनता है एंड किस लिए बनता है। ठीक है, इनिशियली हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले आपके पास आता है क्रोमियम। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है आपके पास, 24 होता है। लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले आता है 1s2, फिर आएगा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये 3d4। इसको आप बोलते हो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, यानी बाय द रूल्स और हमारे अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। बट एक्चुअल में होता क्या, इन द क्रोमियम 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है 3d के अंदर। जैसे ही ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा जंप करके, इस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें देखो क्या चेंज होगा, 3p6 तक तो बिल्कुल सेम जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4s1 एंड यहाँ बन जाएगा 3d5। ये होता है इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये करेक्ट है, ये ऊपर वाला क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, सेम हम लिखते हैं फॉर द कॉपर। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है, 29 होता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा वो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ पे बनेगा आपके पास 4s2, 3d9। अगेन ये आपके पास कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एक्सपेक्टेड। हमारे अकॉर्डिंग एंड बाय द रूल्स बनना चाहिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 4s2, 3d9। बट एक्चुअल में होता क्या है, अगेन सेम यहाँ भी 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और कहाँ जाएगा, 3d ऑर्बिटल के अंदर। जैसे ही 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। इस कंडीशन के अंदर नज़ारा कुछ ये वाला होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक बिल्कुल सेम। यहाँ बन जाएगा 4s1, 3d10। ये आपके पास बन गया एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये सही है, ऊपर वाला क्या आपके पास रॉन्ग। दोनों जो एलिमेंट्स हैं, कॉपर है, क्रोमियम है, दोनों में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल जंप करके कहाँ पे जा रहा है, 3d में जा रहा है। जिससे क्रोमियम के अंदर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कैसा आ रहा है, 3d5 आ रहा है, और कॉपर में क्या आ रहा है, 3d10 आ रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, जो डी शब्द शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 10 आते हैं। कितने आते हैं, 10। यहाँ पे डी शब्द शेल क्या हो रही है, हमारे पास फिल्ड हो रही है, फुली फिल्ड। एंड यहाँ पे देखो डी हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। हम क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जो कि आपके पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होती है या फुली फिल्ड होती है, वो क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। क्या होती है, हाईली स्टेबल। जैसे कि आपने सीखा हुआ है, जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या होता है, सभी के सभी जो एटम्स होते हैं वो चाहते हैं स्टेबिलिटी। क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। सेम जो कॉपर का एटम है या क्रोमियम का एटम है, ये भी चाहता है स्टेबिलिटी। क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये दोनों जो हमारे पास कॉपर और क्रोमियम है, इनके एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग करवाते हैं। कहाँ से, 4s से 3d के अंदर, ताकि
जो डी है आपके पास कैसा बने, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फिर कैसा बन जाए, फुली फिल्ड। अगेन क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो कन्फिगरेशंस होती हैं वो हाईली स्टेबल होती है। ऐसा करने से कॉपर और क्रोमियम में दोनों में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। इसी रीज़न से इन दोनों में क्या बनता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। ठीक है, आप क्या बोलते हो, सिंस एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड fully filled electronic configurations are highly stable, therefore copper and chromium have exceptional इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगेन क्योंकि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है या फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के कंपेयर में। दैट इज़ वाई जो हमारे पास कॉपर है, क्रोमियम है, दोनों में बन जाएगा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगेन इन द डी सब शेल हमारे पास क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी सब शेल में हमारे पास क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। देखो इन द केस ऑफ क्रोमियम जब ये 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3d में गया, डी क्या बन गया, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 5। ठीक है, फुली फील्ड में कितने आते हैं, 10 आते हैं, तो 10 का जो कंप्लीट हाफ बनेगा वो क्या बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हो एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बात करें कॉपर की, जैसे इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ गया, 3d में गया, डी क्या बन गया आपके पास, फुली फील्ड, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये आपके पास कैसा है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड ये हमारे पास क्या बनेगा, एग्जैक्टली फुली फील्ड। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली जो हाफ फील्ड है, फुली फील्ड है, इनमें ऐसा क्या होता है जिससे एटम में क्या आती है, स्टेबिलिटी। क्या आती है, स्टेबिलिटी। देखो बच्चों हम यहाँ पे 2 रीज़न देते हैं कि एग्जैक्टली जो हाफ फील्ड है और फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती है, जो हमारे पास पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होते हैं, उनके कंपेयर में क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। 2 रीजंस आप क्या बोलते हो, एक तो हमारे पास आता है सिमेट्री, ठीक है। सेकंड जो आपके पास रीजन आएगा उसको आप बोलते हो एक्सचेंज एनर्जी। हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है या फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसमें क्या बनती है, सिमेट्री बनती है। क्या बनती है, सिमेट्री, ठीक है। एंड नेचुरल है, ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे सिमेट्री बनती हो वहाँ पे हमेशा क्या आती है, स्टेबिलिटी। सिमेट्री का मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक ऑर्बिटल में या तो आपको मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन या मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक कंडीशन नोट करो, जब ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन डी में नहीं गया था तो डी में कंडीशन क्या थी, डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4, 1 2 3 और 4। क्या ये सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास 1 ऑर्बिटल है वो कैसा आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। सेम चेक करो इन द कॉपर, जब ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन डी में नहीं गया था तो डी क्या था, 9 क्या बनेगा, 4 5 6 7 8 और 9। क्या इसके अंदर सिमेट्री बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि कुछ ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2 जो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं वहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, लेकिन जो सिंगल ऑर्बिटल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, ओनली 1। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्जैक्टली जो हाफ फील्ड है वो आपके पास सिमेट्रिकल है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में आएगा एक इलेक्ट्रॉन। एक्जैक्टली जो फुली फील्ड है ये भी आपके पास सिमेट्रिकल है, इसमें भी सिमेट्री हमें दिख रही है, क्योंकि जो हर एक ऑर्बिटल उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप क्या बोलोगे, एक्जैक्टली जो हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, जो हमारे पास दूसरी कन्फिग्रेशंस होती है उनके कंपेयर में क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। वो हाईली स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्या बनती है, सिमेट्री बनती है। क्या बनती है, सिमेट्री। एंड नेचर में ऐसा कोई भी सिस्टम या प्रोसेस जहाँ पे हमेशा क्या बनती है, सिमेट्री बनती हो, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रूम है, मैं रूम में आपको टीच कर रहा हूँ, रूम्स की दीवारें, आप सभी को पता है जो रूम्स की दीवारें होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल हाइट की रखी जाती है। अगर मैं इसी रूम के अंदर एक दीवार है उसकी जो हाइट है काफ़ी कम कर दूं और एक की काफ़ी ज़्यादा कर दूं तो बताओ क्या रूम स्टेबल बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। या सिंपली आप लगा सकते हो, जैसे हमारे पास चेयर होती है,
जो चेयर है उसकी कितनी लेग्स होती है, 4 लेग्स होती है। जितनी भी हमारे पास चेयर की लेग्स होती है उनकी जो हाइट होती है एक सिमिट्री में रखी जाती है। अगर वो जो हाइट है सिमिट्री में ना रखे, एक जो हमारे पास लेग है उसकी हाइट काफ़ी कम कर दे और एक की काफ़ी बढ़ा दे, क्या आप उस चेयर पे बैठ सकते हो? बिल्कुल नहीं बैठ सकते, क्योंकि सिमिट्री नहीं बन रही। ठीक है, तो ओवरऑल सिर्फ यही है कि ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे हमारे पास सिमिट्री बनती है वहाँ पे हमेशा क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी। और ये कैसा है? नेचुरल है। अब आ जाओ बच्चों एक्सचेंज एनर्जी पर। इसका मतलब क्या होता है? फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ डी के इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं बाय द केस ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम में इनिशियली क्या आते हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड बाद में हमारे पास क्या बन गए? 5 बन गए, जब बना इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये कौन सा इसका? एक्सपेक्टेड। एंड ये वाला हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? एक्चुअल। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? डीजेनरेट। कैसे होते हैं? डीजेनरेट, मतलब इनकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। अब बच्चों ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपनी पोजीशंस में एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, या फिर ये हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये वाला यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये वाला यहाँ पे आ गया। इसको आप क्या बोलते हो? एक्सचेंज। जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपनी पोजीशंस के अंदर एक्सचेंजेस करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दीज एक्सचेंजेस एनर्जी निकलती है जिसको आप क्या बोलते हो? एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हो? एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, ध्यान से समझो क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपस में पोजीशन में एक्सचेंज करते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में पोजीशन में एक्सचेंज करते हैं क्या निकलती है? एनर्जी, जिसको आप क्या बोलते हो? एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हो? एक्सचेंज एनर्जी। एंड ये जो एक्सचेंज एनर्जी है इसका सीधा रिलेशन है विद द स्टेबिलिटी। हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी क्या निकलेगी? ज़्यादा, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या आएगी? ज़्यादा। क्या आएगी? स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब देखो जो हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पर। नॉर्मल सी बात है, जिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या आएंगे? ज़्यादा आएंगे, वहाँ पर एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। कौन सी? एक्सचेंज। है स्टेबिलिटी क्या आएगी? ज़्यादा। नाउ ये केस है आपके पास 3D4 वाला, एंड ये केस है आपके पास 3D5 वाला। ये है हमारे पास 3D4 एंड ये हमारे पास क्या है? 3D5। ठीक है, इन दोनों कन्फिग्रेशंस के अंदर केसेस के अंदर हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉन्स के कहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अगेन हमारा क्राइटेरिया क्या है? जहाँ पर मैक्सिमम एक्सचेंज होएंगे वहाँ पर ज़्यादा रिलीज होएगी क्या? एक्सचेंज एनर्जी। हेंस ज़्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी। चेक करते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के बारे में। इनिशियली हम चेक करते हैं 3D4 के अंदर। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। 1 बाय 1 हमारे इलेक्ट्रॉन का चेक करेंगे एक्सचेंज। इनिशियली विद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है एक्सचेंज कर सकता है किसके साथ? इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके साथ, इसके साथ। इसके जो टोटल एक्सचेंजेस है वो कितने होंगे? 3। 1 2 3। फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसके एक्सचेंज हो गए 3। बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की। जो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन है इसका जो एक्सचेंज होएगा वो होएगा विद द थर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर विद द फोर्थ इलेक्ट्रॉन। विद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुका है, ये करेगा या तो इससे एक्सचेंज या फिर करेगा इससे। मतलब इसके जो टोटल एक्सचेंजेस पॉसिबल है वो कितने हैं? 2। बात करते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन की। ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका फर्स्ट और सेकंड से जो एक्सचेंज है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब ये करेगा ओनली विद द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इसमें जो टोटल एक्सचेंजेस बनेंगे कितने बनेंगे? 1। थर्ड के अंदर कितने बनेंगे? 1। लास्ट में बात करते हैं बच्चों हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन की। ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इसके सभी से जो एक्सचेंजेस है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है कितने बनेंगे? 0। टोटल जो आपके पास एक्सचेंजेस बनते हैं कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6। 3D4 के अंदर जो टोटल हमारे पास एक्सचेंजेस बनेंगे कितने बनेंगे? 6। अब हम डिस्कशन करते हैं 3D5 के अंदर कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। सेम, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये कर सकता है इससे एक्सचेंज, इससे या फिर इससे। इस अकेले का जो टोटल एक्सचेंज बनेंगे कितने बनेंगे? 4। बात करते हैं सेकंड की, ये करेगा इससे एक्सचेंज या करेगा इससे या फिर इससे। इस अकेले के बनेंगे 3 एक्सचेंज। इस इलेक्ट्रॉन की इससे एक्सचेंज कर सकता है या इससे कर सकता है, इसके बनेंगे 2 एक्सचेंज। ये इलेक्ट्रॉन इसका बनेगा ओनली 1 एक्सचेंज। फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है इसके सभी से जो एक्सचेंजेस हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 0। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आ जाएंगे आपके पास? 10। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है 3D4 के अंदर जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस थे वो कितने थे? 6।
3d5 में कितने बने 10, क्या बने 10। अगेन जहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा वहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी क्या आएगी ज़्यादा। ठीक है, तो प्रूव हो चुका है कि जो आपके पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है या फुली फिल्ड होता है वहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, हेंस वहाँ पे ज़्यादा निकलती है क्या एक्सचेंज एनर्जी, हेंस वहाँ पे ज़्यादा क्या आ जाएगी स्टेबिलिटी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कॉपर है क्रोमियम है दोनों में बनता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, हमारा आंसर हो चुका है कि कॉपर क्रोमियम में जो कन्फिग्रेशन है कैसे बनेगी, एक्सेप्शनल बनेगी। वो इसलिए बनती है क्योंकि दोनों के अंदर बनता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड और क्या बनता है फुली फील्ड। एग्जैक्टली जो हाफ फील्ड है और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं वो हाईली स्टेबल होती है पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के कंपेयर में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है और फुली फील्ड है वहाँ पे क्या बनती है सिमिट्री। ठीक है, हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो एक एक आता है या फिर कितने आते हैं 2-2, एंड जहाँ भी सिमिट्री बनती है वहाँ पे हमेशा क्या आती है स्टेबिलिटी। फिर आप क्या बोलते हो एग्जैक्टली जो हाफ फील्ड है और फुली फील्ड है वहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या आते हैं ज़्यादा एक्सचेंजेस का मतलब है ज़्यादा रिलीज होएगी एक्सचेंज एनर्जी, ज़्यादा क्या आएगी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास केस कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। नाउ हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके पास क्वांटम नंबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों पे बेस्ड है। सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है गिव द वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन विद द हाईएस्ट एनर्जी इन द सोडियम एटम। ठीक है, कह रहा है सोडियम एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी क्या है हाईएस्ट है, आपको उसके लिए क्वांटम नंबर्स बताने हैं। क्या बताने हैं क्वांटम नंबर्स। कैसे बताओगे, सबसे पहले आप लिखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगेन सोडियम 11, ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, आपको यहाँ पर चेक करना है वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए एनर्जी क्या है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, आप चेक करोगे ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक है, एंड हमने अबाउ प्रिंसिपल सीखा था 1s की एनर्जी क्या होती है सबसे कम, 2s की ज़्यादा, 2p की और ज़्यादा और 3s की और ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पर जो 3s ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी क्या आएगी सबसे ज़्यादा, एंड 3s में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज़्यादा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, मुझे इसके लिए सारे क्वांटम नंबर्स बताने हैं। ठीक है, इसको आप अलग से निकालो। 3s1 के लिए n इज इक्वल टू क्या आ गया 3 फॉर द s सब शेल, l क्या आ गया 0, L0 तो M भी क्या आएगा 0। अगेन यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिंगल के लिए आप सिर्फ लिखोगे 1 वैल्यू, कौन सी, या तो प्लस की 1/2 या फिर माइनस की 1/2। आपको सिर्फ एक ही वैल्यू लिखनी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस का 1/2। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमसे पूछा गया था वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा है उसके लिए आप क्वांटम नंबर्स बताइए। तो हमने गैस किया वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या आएगी सबसे ज़्यादा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी क्या बनेगी सबसे ज़्यादा। सिंस जो 3s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या है सबसे ज़्यादा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी एनर्जी भी क्या है सबसे ज़्यादा। मतलब हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स बताने हैं। थर्ड शेल बनेगी, एस सब शेल बनेगी जिसके लिए क्या होता है 0, L 0 है तो M भी क्या आएगा 0, एंड S क्या आ जाएगा प्लस का 1/2 या फिर आप लिखो माइनस का 1/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L is equal to 0 in an atom with atomic number 29। क्वेश्चन में बच्चों आपको ये बोल रहा है कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 29। किसकी बात कर रहा है कॉपर की, क्योंकि कॉपर का ही एटॉमिक नंबर 29 होता है। कह रहा है ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 29 है मतलब कॉपर है, उसके अंदर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे जिनके लिए L क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉपर 29, जस्ट मैंने आपको अभी बताया कॉपर में क्या बनता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p6। यहाँ क्या लिखूंगा मैं 4s2, बिल्कुल नहीं, क्या लिखना आपने 4s1 3d10। ठीक है, क्योंकि कॉपर में क्या बनता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में कह रहा था ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए L इज इक्वल टू क्या आएगा 0। चेक करो कौन कौन से ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे L इज इक्वल टू 0 आ रहा है। L इज इक्वल टू 0 वहीं पे आएगा जहाँ पर आपके पास क्या बनेगी S सब शेल। क्या बनेगी S सब शेल, क्योंकि जो S सब शेल होती है इसी के लिए L क्या होता है 0 होता है।
2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 1 यहाँ से, इन सब को अगर आप ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कॉपर के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए L इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। ठीक है, हमें बताना था ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के अंदर है जिनके लिए L इज इक्वल टू क्या आता है? 0। तो हमने गैस किया जहाँ जहाँ पे एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वहाँ पर L इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0। ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस एंड फाइनली ये भी एस। इन सब के इलेक्ट्रॉन्स को हमने कर दिया ऐड, आंसर क्या आ गया? 7। ठीक है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आपको कुछ आयंस गिवन है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, एंड आपको इन सब का बताना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैसे बताएंगे? शुरू करते हैं विद द पॉजिटिव आयंस। Mn फॉर पॉजिटिव। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जब भी आपको आयंस की लिखनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनिशियली आप लिखते हो किसका? न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनिशियली Mn का मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Mn का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है? 25। लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये बन जाएगा आगे 4s2 और 3d5। ये हमारे पास क्या होता है? मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेम मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रोमियम के लिए। बोलो क्रोमियम में क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और ये आ गया 3d5। ध्यान रखना क्रोमियम में क्या बनता है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम लिखते हैं निकल का। निकल क्या होता है? 28 एटॉमिक नंबर, ये 24 था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। ठीक है, 3d8। कॉपर, अगेन कॉपर क्या होता है? 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ठीक है, कॉपर में भी क्या बनती है? एक्सेप्शन बनती है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 27। ये आपके पास बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। लास्ट आपके पास क्लोरीन। Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सारे क्या पॉजिटिव आयंस हैं। लास्ट में जो ऑर्बिटल है वो कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? डी। मैंने आपको बताया था स्पेशली कि जब भी आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाए, और डी ब्लॉक के एलिमेंट की पहचान ये होती है कि जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे? डी ऑर्बिटल्स में। कहाँ जाएंगे? डी ऑर्बिटल्स में। जब भी आप इस तरह के एलिमेंट्स के अंदर, किस तरह के? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर पॉजिटिव आयंस का लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल किया जाता है। कहाँ से? एस में से। कहाँ से? एस में से। एंड वो एस जो आपको कहाँ मिलेगा? डी से पहले। कहाँ मिलेगा? डी से पहले। फॉर पॉजिटिव का मतलब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने, तो पहले कौन से जाएंगे? एस वाले। फिर मैंने बोला था अगर आपको एस के इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं इनसफिशिएंट, इस कंडीशन के अंदर आप डी का भी यूज़ कर सकते हो। हमें 4 निकालने हैं लेकिन एस में तो कितने? ओनली 2 ही है, तो 2 कहाँ से जाएंगे? डी में से चले जाएंगे, इस वाले डी में से। तो फाइनली ये बन जाएगा 3d3। ये जो आपके पास कन्फिग्रेशन बना है ये हमारे पास है Mn फॉर पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 3d3। ठीक है, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। पहले जाएंगे किस में से? 4s में से। आफ्टर द 4s आप 3d का यूज़ कर सकते हो। क्रोमियम 2 पॉजिटिव, पहले कहाँ से जाएंगे? s में से। एक इलेक्ट्रॉन गया है, निकाले कितने? 2। दूसरे वाला कहाँ से जाएगा? 3d में से। कितने रह जाएंगे? ये 4। ये बन जाएगा आपके पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेम है Na2 पॉजिटिव, 2 निकालने हैं, s वाले चले जाएंगे दोनों। ठीक है, 3d8 लास्ट में रह जाएगा। ये आपके पास बनेगा Na2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव, 1 यहाँ से गया, 1 यहाँ से जाएगा, तो ये बन जाएगा 3d9। ये हो गया आपके पास कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो यहाँ से गए तो 1 यहाँ से जाएगा, 3d6। ये बन गया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट है Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव एन में उल्टा करते थे।
जितना पॉजिटिव है आप उतने इलेक्ट्रॉन्स को तो माइनस करते हो, लेकिन जितना नेगेटिव है उतने ही ऐड किए जाते हैं। कहाँ पर? वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर। कितना नेगेटिव है? 1 नेगेटिव, तो 1 ऐड करोगे कहाँ पर? 3p के अंदर, 3p6। ये हमारे पास बन जाएगा Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये थी बच्चों हमारे पास कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 3 सी द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द जिंक हैव n+l इज इक्वल टू 5। कह रहा है जिंक में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए n+l इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5। ठीक है, चेक करते हैं। अगेन आप लिखो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जिंक 30, ये बनेगा आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, हर एक जो ऑर्बिटल है इन द कन्फिग्रेशन उसके लिए आप फाइंड करो n+l। शुरू करते हैं विद द 1s। देखो 1s के लिए n कितना है? 1, और s के लिए l कितना होता है? 0, तो मतलब कितना आ जाएगा ये? 1। फॉर द 2s n कितना है? 2, और s के लिए अगेन l क्या होता है? 0, तो ये बन जाएगा 2। फॉर द 2p n कितना है? 2, और p के लिए l कितना होता है? 1, ये बन जाएगा 3। 3s के लिए n कितना आपके पास? 3, एंड s के लिए l क्या होता है? अगेन 0, यह आ जाएगा 3। 3p 3, और p के लिए l कितना होता है? 1, यह आ गया 4। 4 s के लिए l क्या होता है? 0, ये हो गया 4। फाइनली आ गया आपके पास 3d n इज इक्वल टू 3, और d सबशेल के लिए l क्या होता है? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 5। क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिंक के अंदर जिनके लिए n+l इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। चेक करो n+l इज इक्वल टू 5 कहाँ पे आ रहा है? ओनली इन द केस ऑफ 3d ऑर्बिटल। ठीक है, एंड चेक कर लो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। जिंक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए n+l इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 3d एंड 4f विच हैज़ हायर वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको दो ऑर्बिटल्स गिवन है, एक तो कौन सा है? 3d, एंड जो सेकंड हमारे पास ऑर्बिटल है वो आपके पास क्या? 4f। आपको ये बताना है इन दोनों में से ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम किसका होगा। हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला था? √l इंटू l+1 h में 2π। ठीक है, सेम मैं यहाँ लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? √l इंटू l+1 h में 2π। ठीक है, फॉर द d सबशेल l इज इक्वल टू क्या होता है? 2। इसको यहाँ पुट करो, ये बन जाएगा 2 इंटू 2+1 h में 2π, यह आ जाएगा आपके पास √6 h में 2π। सेम यहाँ निकालते हैं फॉर द f सबशेल l इज इक्वल टू क्या होता है? 3, पुट कर दो 3 इंटू 3+1 h में 2π, यह बन जाएगा √3 इंटू में 4 h में 2π। फाइनली आपके पास आ गया √12 h में 2π। ठीक है, दोनों के लिए हमने बाय द फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है, एंड आपको साफ दिख रहा है कि 4f के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में? 3d के कंपेयर में। इस क्वेश्चन को बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? सिंपली आपको पता है am के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √l इंटू l+1 h में 2π। इसका मतलब ये जो am है किस पे डिपेंड करता है? l की वैल्यू पर। जहाँ पर l ज़्यादा निकलेगा वहाँ पर am भी क्या आएगा? ज़्यादा। am का मतलब एंगुलर मोमेंटम। सिंस फॉर द 4f ऑर्बिटल l क्या होता है? ज़्यादा, हिंस इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। इन द क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है नेम द एलिमेंट्स दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, राइट देयर एटॉमिक नंबर आल्सो। हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस गिवन है, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस
आपको बताना है किन एलिमेंट्स के लिए कन्फिग्रेशंस बनती हैं। पहली जो कन्फिग्रेशन है वो आपके पास है 1s2 2s2 2p2। सेकंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपके पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। थर्ड जो आपको गिवन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हमें क्या गिवन है? कन्फिग्रेशन। इन कन्फिग्रेशंस के बेस पर मुझे बताना है किन एलिमेंट्स के लिए कन्फिग्रेशंस बनती है। तो कैसे बताओगे? आप बाय द कन्फिग्रेशन इनिशियली फाइंड करोगे एटॉमिक नंबर। कैसे फाइंड करोगे? आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, 2 4 और 2 6। एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपके पास? 6। बताओ जो 6 एटॉमिक नंबर है किस एलिमेंट का होता है? कार्बन का। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है फर्स्ट वाली किसके लिए बनी है? कार्बन के लिए। ठीक है, सेम आप रिपीट करो सेकंड पार्ट के अंदर 2 4 6 10 12 और 1 13। एटॉमिक नंबर आपके पास कितना आ गया? 13। और 13 हमारे पास किसके लिए होता है? एल्यूमिनियम के लिए। मतलब ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 4 10 12 और 6 18। जो आपके पास एटॉमिक नंबर है कितना आ गया? 18। और जो 18 होता है वो किसके लिए होता है? आर्गन के लिए। ये आपके पास है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमने कुछ भी नहीं किया। आपको जो कन्फिग्रेशन है वो गिवन थी, हमने वहाँ से फाइंड कर लिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आ गया तो ऑटोमेटिक जो एलिमेंट है वो भी आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी बच्चों हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सीधा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स whose outermost electrons are represented by 3s1 2p3। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3s1 2p3 और थर्ड आपको गिवन है 3d6। आपको कुछ एलिमेंट्स का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो गिवन है। इस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर आपको ये बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा। देखो कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट जो आपके पास आउटर ऑर्बिटल है कौन सा आ रहा है? 3s। ठीक है, बताओ 3s से पहले कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? 1s 2s और 2p, फिर क्या आता है? 3s। अगर वैलेंस ऑर्बिटल ये है तो उसका मतलब क्या है? जो पहले वाले ऑर्बिटल्स है क्या आएंगे? फील्ड। 1s2 2s2 2p6, तभी तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और बॉब प्रिंसिपल, जब पहले वाले ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं तभी तो बाद वालों पे जाते हैं। 2 4 6 और 10 और 1 11। एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा आपके पास? 11। यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सोडियम की। आउटर जो ऑर्बिटल है वो आपको गिवन है, उससे पहले जितने भी ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सभी लिख लो और वो सभी के सभी क्या आएंगे? फील्ड होएंगे। सबके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सेम यहाँ पे करते हैं 2p3। 2p से पहले क्या आता है? 1s और 2s, ये कैसे आएंगे फिर? फील्ड। 2p3 आपका एस्टीज, 2 4 और 3 7। 7 आपके पास क्या बन गया? एटॉमिक नंबर। एंड 7 के लिए जो एलिमेंट है वो क्या आता है? नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान। 3d6। अब 3d से पहले कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? 1s 2s 2p 3s 3p, ये 4s और ये अब आएगा 3d। ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स क्या आएंगे? फील्ड। s में 2 p में 6 हो गया। अब काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन्स को, 2 4 10 12 18 20 26। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 26। एंड जो 26 एटॉमिक नंबर है किसका होता है? आयरन का। ठीक है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। अगेन आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस गिवन है एंड आपको बताने हैं किन एटम्स के लिए कन्फिग्रेशंस बनी हैं। पहले जो कन्फिग्रेशन है वो है आपके पास हीलियम 2s1। सेकंड जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है वो कौन सा है? नियोन 3s2 3p3। थर्ड जो कन्फिग्रेशन है वो आपके पास आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, सेम बच्चों क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी बिल्कुल नॉर्मल थी,
इस बार जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है कैसी आ रही है, कंडेंस्ड फॉर्म में आ रही है, कुछ भी नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना बनेगा 3, और 3 के लिए एलिमेंट कौन सा होता है लिथियम। ठीक है, जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो निकाल लो, उसके बिहाफ पर आप पता करो एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर आ गया तो एलिमेंट आ ही जाएगा। नियॉन क्या होता है 10 एटॉमिक नंबर, 10 और 2 12 और 3 15, बोलो 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है फॉस्फोरस का। ठीक है, सेम आर्गन क्या होता है 18 और 2 20 और 1 21 किसका एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम का। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बच्चों सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट इन Fe एटम। ठीक है, आपको आयरन एटम गिवन है जिसमें आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स, स्पिन ओनली, एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनली आप लोगों को निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, आप लिखोगे Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Fe आपके पास 26 एटॉमिक नंबर, ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड ये 3d6। ठीक है, साथ साथ आप लिखोगे इसके लिए ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। 1s में क्या होता है 1 ऑर्बिटल, 2s में 1 ऑर्बिटल, 2p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में अगेन 3 ऑर्बिटल, 4s में 1 और d सब शेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सेम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेम यहाँ भी हमारे पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 6 5 और ये 6। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी कर दी ऑर्बिटल्स के अंदर। पहला काम हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स। ठीक है, स्पिन्स के लिए आप क्या करोगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है दिख रहे हैं उन सब का आप निकालोगे स्पिन क्वांटम नंबर और उसको कर दोगे ऐड। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है प्लस का 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है माइनस का 1/2, मतलब ये स्पिन क्या आ जाएगी इससे कैंसिल। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं पेयर में आ रहे हैं, अब वहाँ पे स्पिन काउंट करो ही ना। क्यों? क्योंकि जो क्लॉकवाइज स्पिन है किससे कैंसिल हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज से। हम सिर्फ लास्ट में काउंट करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं अनपेयर्ड। ये क्लॉकवाइज प्लस का 1/2, आगे भी प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2। ये जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए स्पिन काउंट हो सकती है प्लस की 1/2। तो जो टोटल स्पिन्स आपके पास क्या बनेगी प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, सेम आप इनको ऐड करते जाओ, ये बन गया हमारे पास 4/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स कितनी आ गया आपके पास 2। ठीक है, स्पिन हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम जिसको आप लिखते हो म्यू एस से। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था √s × s+1 h में 2π एंड यहाँ पे s का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्पिन, जो कि आपके पास आ चुकी हैं 2। जहाँ पे s वहाँ पुट करो 2 × 2+1 h में 2π। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा ये √6 h में 2π। हमारे पास म्यू एस मतलब स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम है वो भी आ चुका है। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको भी आप जनरली म्यू से लिखते हो। इसके लिए फॉर्मूला होता है √n × n+2, इसका यूनिट होता है bm। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये जो n है n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, bm इसकी यूनिट होती है जिसका मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, इन द गिवन एटम या फिर सब्सटेंस आपको सिर्फ ये चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आ रहे हैं। ठीक है, अनपेयर्ड का मतलब सिंगल। चेक करते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या अनपेयर्ड है सिंगल है, यानी n = क्या बनेगा 4। ठीक है, पुट करो
जहाँ पर n है वहाँ पुट कर दो 4, 4 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा 4 इंटू में 6, यह क्या √24 बोहर मैग्नेटॉन। ये हमारे पास आ चुका है मैग्नेटिक मोमेंट। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों आज की वीडियो हमारे पास यहीं पे कंप्लीट होती है, जहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया है किसके बारे में। हमने डिस्कशन किया कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, हमने डिस्कशन किया एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम के बारे में, एंड फाइनली हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये बेस्ड है किस पर, क्वांटम नंबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। अगेन होप बच्चों आपको आज की वीडियो भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।